हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। 6:15 बजे हैं एंड एक ऐसे ही ख्याल आया और मैंने मेरे कुछ मतलब पहचान के लोगों से मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया था आफ्टर मार्केट कि इस बजट में सरकार मतलब इस बजट से लोगों को क्या उम्मीद करनी चाहिए। क्या ये सच में एक टैक्स रिलीफ वाला बजट होगा या सच में एक एक जीएसटी को कम करने वाला बजट होगा। अभी देखिए, किसी किसी का ये मानना है कि जीएसटी को एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा बहुत कम करना चाहिए, बिकॉज अभी 18% एजुकेशन सिस्टम पे जीएसटी लागू है। वो कम हो के कितना कम होगा। देखिए, सबसे पहले ये सोचिए कि आज की तारीख में सरकार के लिए या सरकार के सामने जो मेन मुद्दे हैं, इशू जिसे हम कहेंगे, वो क्या है। क्या बेरोजगारी है? जी नहीं। महंगाई? बिल्कुल नहीं। और रुपये का गिरना? नहीं, वो भी नहीं। जो भी माहौल बना हुआ है, स्कूल कॉलेजेस के अभाव है और महंगाई हुआ, देन जो भी वादे किए गए थे वो कुछ हुए नहीं। तो क्या सरकार के लिए ये कभी गंभीर समस्या है कि भाई हमने जो बोला था वो तो हमने किया नहीं है, तो अब हम आगे और क्या क्या बोले। क्या पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी? या विपक्ष जो वोट चोरी वगैरह का जो इल्ज़ाम लगा रही है, क्या वो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है कि अभी पब्लिक को कैसे फेस कर? भाई ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के लिए अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है और वो है एफआईआईज़ का स्टॉक मार्केट को छोड़ के जाना, इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के जाना। ये सरकार के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है और अगर नहीं है तो यही मुद्दा मेरे ख्याल से होना चाहिए। देखिए, पिछले साल जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें टैक्स पेयरों को 12 लाख तक की सहूलत दी गई थी कि भाई 12 लाख तक जो है आप कमाइए, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि टैक्स पेयरों को इस बजट से कुछ ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, अगर सरकार अगर कुछ देने पे आई तो हो सकता है थोड़ा बहुत जीएसटी वगैरह कम कर दे, पर अगर वो ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन सरकार इसके ऊपर, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके ऊपर कुछ कदम ले सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ऐसे स्टेप्स जो एफआईआईज़ को इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करें, बिकॉज आईएनआर इज़ नॉट एन इशू। क्योंकि अगर वो इशू होता तो इसके ऊपर ये लोग आरबीआई, सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत पहले ही कुछ ना कुछ कर चुके होते। आज 56 वाला आईएनआर 92 हो गया, कुछ दिनों में 95 हो सकता है। तो आईएनआर मुझे नहीं लगता इन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन उसको टैकल करने के लिए हमारा एक्सपोर्ट उतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो वी कैन नॉट टैकल आईएनआर का जो भी है। हाँ, लेकिन एफआईआईज़ का इंडियन मार्केट में आना वापस से, इसके ऊपर सरकार कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेगी। और अगर वो करती है, ठीक है, अगर वो करती है, ऐसा वो क्यों क्यों कर सकती है, पहले हम इसके ऊपर देखते हैं। देखिए, डीआईआईज़ जो है वो कंटिन्यू पैसे लगा रही है मार्केट में, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए। अब कभी ना कभी डीआईआई को भी वो पैसा बुक करना होगा। आज जब से ये लोग आए हैं 2014 से, डीआईआई इज कंप्लीटली इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। जो भी एसआईपी वगैरह हो रही है कोविड के बाद से या उससे पहले भी, डीआईआई वी हैव सीन दे हैव कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड इन द इंडियन मार्केट, वेर एज एफआईआईज ने कंटिन्यूसली विड्रॉ किया है इंडियन मार्केट से। अब एफआईआईज आएंगे, बाइंग करेंगे, तो डीआईआईज जो है अपनी पोजीशन से फ्री हो सकेगी। क्योंकि डीआईआई को तभी अपना माल वो लोग बेचेंगे जब उनके लेवल के बायर्स उनको मिलेंगे। जो रिटेलर एफपीआई अपना रिटेलर या फिर प्रो, वो बिल्कुल वो कैपेसिटी नहीं रखते। ठीक है, रिटेलर एफ एंड ओ में एक बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, मगर कैश मार्केट में दे कैन नॉट। एंड देयर विल बी वन पॉइंट वेयर डीआईआई विल ऑल्सो स्टार्ट बुकिंग दैट प्रॉफिट। मैं ये नहीं कहता कि वो इसी मंथ से करेंगे, अगले मंथ से करेंगे, हो सकता है एक साल बाद से करें। ठीक है,
लेकिन जो 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 रिफॉर्म्स सरकार इस बजट में अनाउंस करेगी कि भाई हम ये सेक्टर को इतने ये पर्टिकुलर सेक्टर को इतना फंडिंग करेंगे, वो सेक्टर को इतना फंडिंग करेंगे इस पे, लेकिन वो सारा फंड जो है वो क्या वो टैक्स पेयर के पैसे से आएगा? ये बहुत मतलब समझने वाली बात है कि ये लोग जो भी रिफॉर्म या जो भी पैकेज वगैरह ऑफर करेंगे, खास करके मुझे लगता है कि कुछ 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 स्टेप्स ये लोग टर्न स्टेप्स ले सकते हैं रियल इस्टेट में, जिसके लिए मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ। रियल इस्टेट एंड ऑटोमोबाइल, ऑटोज़ में भी खास करके 4 व्हीलर्स, इसमें जो है पोजीशन लेनी चाहिए कुछ ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे वी नो कि भाई ओवरसोल्ड है ये सेक्टर और यहाँ से एक बढ़िया जंप दे सकता है। रियल इस्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स ने आज एक पिकअप लिया हुआ है, आगे चल के और थोड़े बढ़ेंगे। तो आई बिलीव FIIs के लिए ये लोग दरवाजे खिड़कियाँ खोलेंगे, हमारी सरकार, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड अगर ऐसा होता है तो आप सोच लीजिए FIIs का पैसा अगर मार्केट में आना शुरू हुआ तो ये मार्केट को किस लेवल तक लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में सोचिए, थोड़ा सा गहरा सोचिए, ठीक है। मंदी मंदी ये कोई तरीका नहीं होता मार्केट में ट्रेड करने का। आप इंट्राडे कुछ पॉइंट्स के लिए मंदी कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक मेटल स्टॉक में मंदी की पोजीशन ली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल स्टॉक खत्म हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स गिरा, 50-80 पॉइंट अगर वो स्टॉक गिरा, हम हमारी पोजीशन को बुकआउट करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, चाहे आपको मार्केट 200-300 पॉइंट की गिरावट ही क्यों ना दे दे, मंदी नहीं बनती, सेल नहीं बनता ये लेवल पे, ठीक है। कोई भी डिप मिले, गो लॉन्ग इन दैट डिप विद अ होराइजन ऑफ एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स। कोई भी अगर आप स्टॉक परचेस करते हो तो एटलीस्ट ज़्यादा लंबा मैं नहीं कह रहा, 3 महीना 6 महीना कम से कम उस स्टॉक को आप होल्ड रखने की ताकत रखो, उतना बड़ा दृष्टि रखो कि भाई कम से कम मैं 3 से 6 महीना तो ये स्टॉक को होल्ड करूँगा। रही बात F&O की, तो भैया देखो F&O में तो ऐसा है कि 100 पॉइंट किसी भी स्टॉक में मिले, फ्यूचर में मिले, बुक करो, 20-30 पॉइंट मिले ऑप्शन में, बुक करो। ऑप्शन फ्यूचर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी कमाई पीनट्स जैसी ही होती है। लेकिन जहाँ पे एक माहौल क्रिएट करने की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इवन इन F&O अगर आपको कोई डिप मिलती है, कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जो काफ़ी टूटे पड़े हैं, जो ये सेक्टर्स को बिलोंग करते हो, ऑटोज हुआ, देन अपना क्या कहते हैं रियल इस्टेट हुआ, इन सेक्टरों में अगर कोई स्टॉक आपको टूटा फूटा दिखा हो, उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, मार्च के कॉल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी रिलायंस के बारे में बताया था। तो इस तरह से F&O में पोजीशन बना सकते हैं, पर F&O के लिए तो आप मतलब उसके टारगेट के लिए तो वो पोजीशन को होल्ड नहीं रख सकते ना भैया, जैसे प्रॉफिट हुआ वो बुक करो। लेकिन अगर कोई डिलीवरी ले रहा है तो उनके लिए आप 3 से 6 महीना आप एक होराइजन बना के चलिए। और ख़ास करके मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स को इन्होंने जिस तरह से तोड़ा है, उसी तरह से ये स्टॉक्स सारे के सारे रिबाउंड करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए ये बजट में अगर कुछ एक्चुअल मुद्दा है तो वो FIIs को अट्रैक्ट करना ही है। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा टैक्स में या GST में, खास करके टैक्स में कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा पॉजिटिव लाएंगे जिसकी वजह से FIIs may get attract to the Indian market, and again we may see a FIIs driven rally in our Indian market, which may take Nifty to the highest level, more higher level than whatever levels we are thinking as of now। तो उससे भी ऊपर मार्केट निकल सकता है। मंदी मत करिएगा, ठीक है, आप हेज करके चलिए। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक आध पुट लेके चलिए, पर सिर्फ पुट लेना, भर भर के लेना, ऐसा पागलपन मत करिएगा, ये मार्केट वैसा नहीं है, ठीक है। मीनवाइल जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। एंड ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वॉट एवर द बेस्ट इज़ देयर इन माई माइंड, इन माई स्टडी, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा डेफिनेटली।
एंड जितना बेस्ट रेट्स हो सके वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप ईयरली एज वेल एज लाइफ टाइम की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप ज्वाइन करना चाहो। और अगर आप मार्केट सीखना चाहते हो जहाँ पे इस तरह की बातें भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, भले वो टेक्निकल में इम्पोर्टेंट हो ना हो, पर आपको एक मार्केट का एक विजन पता चलेगा कि भाई मार्केट किस तरफ जा रहा है और हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें जो है हम डिस्कस करते हैं। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर 6 to 8 सेशंस, जहाँ पे हम टेक्निकल के साथ साथ बाकी सारी मार्केट की बातें डिस्कस करते हैं। तो 7,000 हो गया उसका टेक्निकल कोर्स का चार्ज, जो 6 से 8 सेशन रहेंगे। वीक डेज पे भी हो सकते हैं, वीकेंड पर भी हो सकते हैं। और उसके बाद आपको 3 महीने के लिए हमारी ट्रेड वाली सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप ईयरली ज्वाइन कर सकते हैं 8,000 इक्विटी और 10,000 इक्विटी प्लस कमोडिटी। और आप लाइफ टाइम की मेंबरशिप जिसमें आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13,000 रहेगा इक्विटी का, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स का, और 22,000 रहेगा इक्विटी प्लस कमोडिटी का, ठीक है। कमोडिटी की अगर हम बात करें, देखिए सिल्वर एंड गोल्ड आर गिविंग सम, नॉट सम बट बिग, क्या कहते हैं, अजीबो गरीब मूव, एक विचित्र सा मूवमेंट दे रहा है गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन गोल्ड में मुझे लगता है देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन सेलिंग साइड विच मे टेक एटलीस्ट 155, यानी कि 1,55,000 को 1,55,000 तक गोल्ड मिनी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंगली कुछ पोजीशंस ली हुई है एंड क्रूड में वी हैव टेकन अ बेरिश पोजीशन। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। छोटी छोटी पोजीशन है, ज़्यादा महंगी नहीं है, तो लेट्स सी, ठीक है। मीनवाइल यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, और थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करिएगा, ठीक है, टू टेक अ पोजिशन फॉर दिस बजट, ठीक है। बजट में हो सकता है संडे वाला दिन जो है वो नॉन इवेंट रहे, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एंड मंडे से वी में सी द एक्चुअल मूव। लेकिन अगर कोई भी डिप मिलती है संडे को भी, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।